हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 7 और चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो औपनिवेश भारत था उसमें कौन कौन सी कुरीतियां थी, यानी कि समाज में क्या क्या उस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही थी। अब देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है, महिलाएं, जाति एवं सुधार। यानी कि महिलाओं के लिए कौन कौन सी चीजें थी जो महिलाओं के लिए ठीक नहीं थी, यानी कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे। जातियों की वजह से लोग आपस में बटे हुए थे, तो जातियों पर अत्याचार हो रहे थे। तो ये जो समस्या समाज में चली आ रही थी वो किस तरह की थी, पहले हम ये देखेंगे और फिर इनसे निजात पाने के लिए कौन कौन से उपाय करे गए वो देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो औपनिवेश भारत था, यानी कि जो अंग्रेजों के जमाने का जो भारत था। ठीक है, औपनिवेश का मतलब आप मेरी भाषा में समझ लीजिए कि अंग्रेजों के जमाने का भारत। ठीक है, क्योंकि मैं औपनिवेश को कई बार पिछले चैप्टरों में आपको बता चुकी हूँ, तो आपको पता ही होगा औपनिवेश माने क्या होता है। तो उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी। एक तो ये थी कि जो महिलाएं थी वो उनकी छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, यानी कि छोटी छोटी बच्चियों की 10-11 साल की बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। ठीक है, नंबर 2, अगर उस बच्ची का या थोड़े वो बड़ी हो गई, उसके बाद उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, तो फिर उसको क्या है, उस अपने हस्बैंड के साथ चिता पर बैठना पड़ता था। ठीक है, कई जगह ये लड़कियों से अपेक्षा की जाती थी कि अगर उनका पति की डेथ हो गई है, उनके पति की मृत्यु हो गई है, तो क्या है, उस पत्नी को भी उस अपने पति के साथ चिता पर लेटकर सती होना पड़ेगा। ठीक है, उसको सती प्रथा बोलते थे, जो अपने पति के साथ ही मर जाया करती थी महिलाएं। दूसरा ये हो गया। एक तीसरी प्रथा और चल रही थी कि कुछ जगह क्या है, सती प्रथा नहीं चल रही थी। ठीक है, कुछ जगह क्या है, पति के साथ मरना नहीं होता था, लेकिन वहां एक दूसरी कुप्रथा थी कि जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं उनको दूसरी शादी का अधिकार नहीं था। ठीक है, अगर वो 15 साल की उम्र में विधवा हो गई तब भी वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। 16 साल की, 18 साल की, मतलब कितनी भी छोटी हैं वो, अगर शादी को 2-4 महीने हुए और उनका पति मर गया, चाहे उन्होंने अपने पति की शक्ल भी ना देखी हो, एक बार शादी होती थी तो मतलब शादी होने के कई साल बाद गौना वगैरह होता था। तो कई महिलाएं, कई बच्चियां ऐसी थी कि जिनकी शादी हुई और वो कभी भी अपनी ससुराल नहीं गई थी। पग फेरे के बाद जो जाते हैं, गौना बोलते थे पहले उसको, आजकल उसको पग फेरा बोलते हैं। तो वो गई ही नहीं अपने ससुराल में, उसके बाद भी उन्होंने अपने ससुराल में कदम भी नहीं रखा। उसके उन कंडीशन के बाद भी अगर उनके पति की किसी वजह से मृत्यु हो जाती थी तो वो आजीवन ऐसे ही रहती थी, विधवा के भेष में। ठीक है, सफेद साड़ी पहन के ही पूरा जीवन ऐसे ही निकालती थी, जो कि बहुत ज्यादा गलत था। और देखो, लड़कियों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाहर ज्यादा निकलने नहीं दिया जाता था, बाजार घाट ये सब नहीं जा सकती थी वो लड़कियां। अगर शादी विवाह में भी जैसे कपड़े वगैरह खरीदे जाते हैं तो पुरुष ही खरीदते थे। और ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मेरे अम्मा बाबा के जमाने की ही बात है। मेरी अम्मा कभी भी मार्केट में कपड़े खरीदने के लिए नहीं आई, हमेशा बाबा ही ले जाते थे। कोई भी घर के सामान की या बच्चों के कपड़ों की जरूरत होती तो बाबा ही ले जाते थे। और मैं आपको बताऊं कि मेरी मम्मी की जो अम्मा थी वो लगभग 18 साल की उम्र में विधवा हो गई थी और उनके एक ही संतान थी, एक पुत्र हुआ था। तो उन्होंने पूरा जीवन 18 साल की लड़की का कितनी होती है 18 साल की लड़की, मतलब एक बच्ची ही होती है ना। तो 18 साल की लड़की ने एक लड़के के साथ ही पूरा जीवन काटा, एक छोटे से बच्चे के साथ। उनके एक ही बच्चा हुआ था जब तक 18 साल तक, तो उन्होंने उस बच्चे के साथ ही पूरा जीवन काटा। तो मतलब कितनी ज्यादा कुप्रथाएं थी पहले हमारे समाज में। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समाज के हितैषी होते हैं, जो समाज से जिनको हमदर्दी होती है, आज भी हैं, पहले भी थे। तो उसी तरह के कुछ लोगों के दिमाग में ये चीजें आ रही थी कि भाई लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, इसमें सुधार करना चाहिए। तो ये चीज अंग्रेज भी देख रहे थे और ये चीज भारत के ही मूल निवासी भी देख रहे थे कि हमारे यहाँ की महिलाओं के साथ कितना गलत व्यवहार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और जातियों में भी ये था कि कुछ जातियों को नीचा समझा जाता था और कुछ जातियों को ऊंचा समझा जाता था। यानी कि जो जातियां नीची हैं उनको पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, वो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल आजकल तो सब भारत में सब कुछ, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता है। पहले क्या है, हर जाति के लिए निश्चित काम बटे हुए थे और जाति के हिसाब से ही उनको काम करना होता था। और पढ़ने लिखने की भी छूट कुछ जातियों को नहीं थी। ठीक है, वो पढ़ नहीं सकती थी, क्योंकि जो पढ़ाने वाले होते थे पहले ज्यादातर पंडित ही होते थे और पंडित कुछ जातियों को
मतलब निचला समझा जाता था, ऐसा कुछ था पहले। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ लोग देख रहे थे, भारत के ही कुछ महापुरुष देख रहे थे और अंग्रेज भी देख रहे थे। तो फिर इस पर काम करना शुरू हुआ। तो उसमें से ही एक महापुरुष है जिनका नाम है राजा मोहन राय। ठीक है, अब पहले हम मेन हेडिंग देख लेते हैं। एनसीईआरटी में मेन हेडिंग क्या है? परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, मैंने पहले बता दिया कौन कौन सी करोतियां थी, अब उनको कैसे कैसे सुधारा गया वो यहाँ पर हम देखेंगे। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, राजा राम मोहन राय ने, देखिए इतने से इतने तक एक समाज सुधारक थे जिन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज का गठन करा। यानी कि इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करने के लिए, जो उस समय समाज में गलत प्रवृत्तियां चल रही थी उन पर चर्चा करने के लिए एक संगठन का गठन किया ब्रह्मो समाज का, जिसे बाद में ब्रह्मो सभा कहा गया। ठीक है, सभा के नाम से भी जाना गया। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिम शिक्षा का प्रसार करते थे। या मैंने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ाया कि कुछ लोग क्या समर्थन कर रहे थे कि प्राच्यवाद में शिक्षा दी जानी चाहिए, प्राच्य शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चों को, यानी कि जो भारत में रह रहे हैं तो भारत की स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन राजा राम मोहन राय क्या पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि एक निश्चित लैंग्वेज अगर बच्चों को, पूरे भारत के बच्चों को पढ़ाई जाएगी तो उससे क्या है, आधुनिकता आएगी बच्चों में। ठीक है, इनका मानना ये था, है ना। और महिलाओं के लिए स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। मतलब इनको लगता था ये जो महिलाओं के साथ ये जो गलत चीजें हो रही हैं, इनके ये पक्षधर थे कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब इनकी बात भी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि कुछ लोगों को तो ऐसे अच्छा लगता है कि जो समाज में गलत चीजें चल रही हैं वैसे ही रहे। ठीक है, कुछ लोग तो फायदा उठाते हैं। अब कुछ लोग अगर फायदा ना उठाएं तो समाज में ये सारी गलत चीजें चले ही नहीं, है ना। अब देखिए दूसरा हेडिंग दिया हुआ है, विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। ठीक है, क्या लिखा है? विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। ये मेन हेडिंग है और इसका सब हेडिंग है ये। अब देखिए विधवाओं की जिंदगी में किस तरह से बदलाव लाने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय पहले राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के ज्ञाता थे। यानी कि एक तरह से एक क्या थे, भाषाविद थे। इनको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी। ये अंग्रेजी भी जानते थे, मतलब यूरोप की भी कई सारी भाषाओं को जानते थे और भारतीयों की भी कई सारी भाषाओं को जानते थे। ये महिलाओं की शिक्षा के समर्थक थे। यानी कि इन्होंने कहा कि भाई महिलाओं को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, ये चीज गलत है। लड़कियों और लड़कों को क्या है, समान हर चीज में अधिकार होना चाहिए, जैसे आजकल हमारे भारत में चल रहा है। तो ऐसे ही कुछ महापुरुषों की देन है जो ये तब से ही परंपरा चली आ रही है कि महिलाओं को समान दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, समर्थक थे और ये महिलाओं की शिक्षा के समर्थक थे। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। मतलब इनको लगा कि भाई सती प्रथा एक बहुत ही गलत चीज है, कि जो लड़की है उसकी तो कोई गलती नहीं है, अगर उसका पति की डेथ हो गई किसी वजह से या वो मर गया तो उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसको उसके साथ सती नहीं होना चाहिए। एक तरह से क्या है, वो आत्महत्या कर रही है अपने पति के लिए, तो वो चीज उन्होंने रोक लगाई। और ये जो कानून बनाया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 को। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब देखिए एक दूसरे महापुरुष थे, उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। देखो यही चीज क्या राजा राम मोहन राय ने की थी, कि राजा राम मोहन राय ने बोला था कि जो पुराने वैदिक काल में जो वेद लिखे गए हैं उसमें कुछ लेखक पुरुष थे और कुछ लेखिका थी, यानी कि स्त्रियां थी। यानी कि पहले स्त्रियों को पढ़ने लिखने दिया जाता था। ठीक है, और कहीं भी हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उनमें कहीं भी सती प्रथा का जिक्र नहीं है। यही बात ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बोली और यही बात राजा राम मोहन राय ने बोली कि जो ग्रंथ है उनमें कहीं भी ये चीज नहीं लिखी हुई है कि हमें जो महिलाएं हैं उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। जब पहले वेद पुराणों को महिलाएं लिख सकती थी, इसका मतलब वो पढ़ती भी होंगी, पढ़ने लिखने की भी आजादी होगी पहले महिलाओं को। ये तो विदेश के आक्रमणकारी आए, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो कुछ मुगल आए, कुछ अंग्रेज आए, तो उन लोगों की गंदी दृष्टि से बचाने के लिए लड़कियों को पढ़ने लिखने से रोका जाता था, ताकि अगर लड़कियां बाहर निकलेंगी तो क्या है, इन लोगों की गंदी नजर पड़ेगी और ये लड़कियों के साथ कुछ गलत व्यवहार ना करें, इसलिए लड़कियों को घर में रखने के लिए लोग कहते थे। ठीक है, लेकिन ये थोड़े खुले विचार के थे, इन्होंने बोला कि नहीं लड़कियों को आगे बढ़ने दो। और जो ईश्वर विद्यासागर थे, इनका क्या मानना था कि विधवा विवाह के पक्षधर थे। इन्होंने बोला कि पुराने ग्रंथों में क्या है, विधवाएं भी दूसरी शादी कर सकती थी। ठीक है, इन्होंने बोला ग्रंथों में कई जगह ऐसे
प्रमाण मिले हैं कि जो विधवा थी उन्होंने भी दोबारा शादी की थी। तो ये चीज, ये नियम हटना चाहिए। तो इसको देखिए, विधवा विवाह कानून भी बोलते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है ना, देखिए इसको विधवा विवाह कानून भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको पुनर्विवाह एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पुनर्विवाह भी बोलते हैं और विधवा विवाह। पुनर्विवाह भी ये हो गया ना, दोबारा से शादी करना, और विधवा विवाह हो गया कि जो विधवा है दोबारा से वो शादी कर रहे हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है। कानून पारित कराया। अब देखिए इसमें एक स्वामी दयानंद सरस्वती भी थे, जो वो भी क्या विधवा विवाह के समर्थक थे। ठीक है, और एक तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। देखिए इन्होंने, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो ब्रह्म समाज का पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि कब इसकी स्थापना हुई और किसने की, और एक आर्य समाज का बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई और किसने की थी। और देखिए मैं ये जो वीडियो है इसके लास्ट में आपको पीडीएफ डाल दूंगी, उसमें स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, उससे आपको क्या है थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ये जो सारी चीजें मैं विस्तार से पढ़ा रही हूँ, इसको क्या है थोड़ा सा आप जल्दी 5-10 सेकंड में रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको मैंने अलग से एक पेज पर टाइप कर दिया है। ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, आप देख लेना। अब देखिए एक मद्रास प्रेसिडेंसी है ना, मद्रास प्रेसिडेंसी में के ही थे एक, ये थे वीरशैलंगम पंतुलू। ठीक है, तो ये भी क्या थे, विधवा विवाह के समर्थक थे। दक्षिण भारत यानी कि उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत भी इस चीज के पक्ष थे कि महिलाओं को पढ़ाना चाहिए और महिलाओं को दूसरी शादी करने का भी अधिकार होना चाहिए, और महिलाओं को सती प्रथा जैसी प्रथाओं से आजादी दिलानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट है, लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। अब जब इस तरह से लोग बोल रहे थे तो कुछ महापुरुष और आगे आए, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेजेस खुलवाने शुरू कर दिए। अब देखिए किस किसने कहाँ कहाँ स्कूल कॉलेज खुलवाए वो देखते हैं। कलकत्ता में विद्यासागर, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले। ठीक है, महाराष्ट्र में किसने खुलवाया, ज्योतिबा फूले। पंजाब में आर्य समाज, जो आर्य समाज चल रहा था, ठीक है, ये जो चल रहा था आर्य समाज, इन्होंने स्कूल खुलवाए लड़कियों के लिए। आदि महापुरुषों ने स्कूल खुलवाए। मतलब अब ये लोग स्कूल खुलवा रहे थे, लेकिन कुछ रूढ़िवादी लोग ऐसे थे कि वो, उनको ये चीज बुरी लग रही थी कि भाई स्कूल वगैरह मत खुलवाओ, लड़कियां अगर बाहर निकलेंगी तो क्या है, उनको ऐसा लग रहा था अगर लड़कियां बाहर जाएंगी तो वो उनका जो धर्म है वो खराब हो जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे जोड़ के देख रहे थे, कुछ लोग ऐसे जोड़ के देख रहे थे कि अगर महिलाएं बाहर जाएंगी, पढ़ाई लिखाई करेंगी, फिर बाद में वो नौकरी वगैरह भी करेंगी, तो क्या है वो घर के कामकाज से दूर हो जाएंगी। ठीक है, घर का कामकाज नहीं करेंगी, उनके विचार खुले हो जाएंगे, वो अपनी बात रखना सीख जाएंगे। पहले जब महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो उनको कैसे भी डांट दो, फटकार दो, कुछ भी बोल दो, वो सारी बात को हाँ हाँ करके मानती थी। लेकिन जब वो लोग ये सोच रहे थे कि अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो वो हमारी बात को नहीं मानेंगी, उनके विचारों को, उनके विचार जो होंगे वो आजाद हो जाएंगे, वो अपना भी पक्ष रखना सीख जाएंगी। तो वो कुछ लोग क्या है दबाना चाह रहे थे महिलाओं को, तो इसलिए कुछ लोग पढ़ने लिखने की आजादी नहीं देते थे और स्कूल में लड़कियों को नहीं भेजते थे। अब देखिए एक और करेक्टर आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, राज सुंदरी देवी ने दिए की टिमटिमाती लॉ में पढ़ना लिखना सीखा। यानी कि जो राज सुंदरी देवी थी ये कहाँ की थी, बंगाल की थी, और इनको पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी। तो ये क्या करती थी, इनकी शादी हो गई थी तो ये चोरी छुपे रात को दिया जला के और अपनी बुक उठा के तब वो पढ़ती थी। तो इन्होंने एक अपनी जीवनी लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम है, इनकी आत्मकथा का नाम है अमर जीवन। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, अमर जीवन। ठीक है, यानी कि हमारा जीवन, ये लिखी है इन्होंने। और इनको पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी, फिर भी इन्होंने क्या किया था, जब इनके पति अपने लड़के को पढ़ाते थे तो ये वहां खड़े होकर चुपके से सुनती रहती थी और ये पढ़ना लिखना मतलब ऐसे सीख लेती थी उनसे, दिन में चोरी से या कैसे भी उनके पास बैठ जाती थी और वहां से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। और बाद में अपना प्रैक्टिस के लिए रात में दिया जला के जब पढ़ती थी। तो आप लोग देखो, आप लोगों को इतनी छूट मिली हुई है पढ़ने की कि आपकी मम्मी पापा खुद कहते हैं कि भाई लाइट जला के आप लोग पढ़ लो, काम छोड़ के आप लोग पढ़ लो, तो आप लोग पढ़ लिया करो। अब इन लोगों ने देखो कितनी मेहनत करी है कि चोरी छुपे पढ़ रहे हैं। मतलब पढ़ने जैसी पवित्र चीज के लिए, पूजा से भी ज्यादा पवित्र चीज होती है पढ़ना। ठीक है, मेरे हिसाब से पूजा से भी ज्यादा पवित्र है
पढ़ना लिखना, शिक्षित होना, उसके लिए भी इनको चोरी छुपे पढ़ना पड़ रहा था। तो कितने दुर्भाग्य की बात है। और आप लोगों को खुली छूट मिली हुई है, फिर भी आप लोगों का पढ़ने में ध्यान नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, थोड़ी देर फोन चला लें, थोड़ी देर टीवी देख लें और कुछ कर लें, घूम लें फिर लें। तो ये सारी चीजें कभी भी आप कर सकते हो, लेकिन ये एक लिमिटेड समय है आपकी पढ़ाई के लिए। ठीक है, आज मम्मी पापा हैं तो आपको बोल रहे हैं कि आप पढ़ लो, कल जब आप बड़े होंगे और आपके ऊपर जिम्मेदारी आएंगी ना, तो कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप पढ़ लो, सब आपको बोलेंगे कि पढ़ाई छोड़ो और काम देखो। तो ये कुछ निश्चित समय है, लड़कियों के पास भी और लड़कों के पास भी। जितना समय है उसका सदुपयोग कीजिए और पढ़िए और कुछ बनिए अपनी लाइफ में। यही टाइम है, फिर नहीं मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हेडिंग है तीसरा, महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। अब देखिए, जब पुरुष लिख रहे थे महिलाओं के बारे में, तो देखिए शुरू से ही कुछ घरों में पहले से ही, जैसे राजा महाराजाओं के घर होते थे या कुछ कुलीन परिवार होते थे, उसमें क्या है, लड़कियों को पढ़ने लिखने की आजादी होती थी। ठीक है, कुछ अपने पिता की छत्र छाया में रह के पढ़ लेती थी, और कुछ की जब शादी हो जाती थी, उनकी पति थोड़े खुले विचार के होते थे, उनके हस्बैंड, तो वो उनको पढ़ने लिखने की आजादी देते थे। ठीक है, पढ़ाने के लिए उनको सपोर्ट करते थे। जब मेरी अम्मा बता रही थी, जब उनकी शादी हो गई थी, तो मेरे बाबा क्या है, मास्टर थे अपने स्कूल में, तो वो उनको बुक्स वगैरह ला के उन्होंने दी और उनको घर में पढ़ाते थे अम्मा को, कि थोड़ा बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है, तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, ताकि जो डेली रूटीन के काम है वो आप अच्छे से कर सको। तो मतलब इस तरह के कुछ लोग थे जो आगे आते थे और अपनी महिलाओं को पढ़ाते थे, उस समय की बात है। ठीक है, अब देखिए, जब महिलाएं पढ़ने लिखने लगी तो महिलाएं अपने विचार रखने लगी। अब अपने विचार रखने लगी, तो उनमें कौन कौन सी महिलाएं थी, जो महिलाओं की समस्याओं के बारे में लिख रही थी, अपने विचारों को रख रही थी, और समाज में जो कुरीतियां चल रही थी, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उनको कम करने के लिए वो अपने सुझाव दे रही थी। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, एक थी मुमताज अली, ये मुस्लिम महिलाएं थी। मुमताज अली ने क्या कहा कि लड़कियों को पढ़ने की आजादी होनी चाहिए, क्योंकि उनको कुरान शरीफ की आयतों का हवाला दिया, यानी कि कम से कम महिलाओं को इतना जरूर पढ़ जाना चाहिए कि वो कुरान शरीफ को पढ़ सकें। ठीक है, ये मुस्लिमों की पवित्र पुस्तक है, पवित्र ग्रंथ है उनके यहाँ का, मुस्लिमों का। तो उन्होंने ये हवाला दिया कि कम से कम महिलाओं को इतना जरूर पढ़ना चाहिए कि वो कुरान शरीफ को पढ़ सके। तो मतलब इस बहाने से उन्होंने महिलाओं के पढ़ने लिखने की आजादी की बात कही। ठीक है, दूसरा है कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में, तो भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने क्या किया, अलीगढ़ में एक स्कूल खुलवाया लड़कियों के लिए, प्राथमिक स्कूल। देखो, ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए ना, एक एक लाइन आपकी किसी भी एग्जाम में देखने को आपको मिलेगी। ये सारी चीजें मैंने एनसीईआरटी से ली है, और सीटेट के पेपर में इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा आता है। आप किसी भी ईयर का सीटेट का पुराना मॉडल पेपर उठा के देख लो, सब में मिलेगा ये। ठीक है, यूपीएससी तक कहीं भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते। एक एक लाइन, मैंने एक भी लाइन आपकी एक्स्ट्रा नहीं लिखी जो आपके काम की ना हो। बहुत मतलब टाइम लगा के ये बोर्ड लिखा जाता है, ऐसे नहीं है कि ऐसे बुक उठाई और ऐसे लिख दिया। मतलब बिल्कुल शॉर्ट नोट्स मैंने बना के आपको दिए हैं, बहुत मेहनत लगती है इसमें। देखो, भोपाल की जो बेगम थी उन्होंने अलीगढ़ में स्कूल खुलवाए, और बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने क्या कोलकाता में खुलवाए। ये चीज ना आप कहीं लिख लेना और इस चीज को याद करना। अलीगढ़, वो भोपाल वाली ने अलीगढ़ में स्कूल कॉलेज खुलवाए, और बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता में और पटना में, ठीक है, कलकत्ता और पटना में स्कूल खुलवाए लड़कियों के लिए। ठीक है, 1880 के दशक में तक महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश करने लगी, यानी कि महिलाएं अब 1800 जब 80 का दशक आया, तो जब तक क्या है, महिलाएं विश्वविद्यालयों में जाने लगी, यानी कि ग्रेजुएशन करने के लिए वो विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी। और देखिए, उसमें से कुछ महिलाएं शिक्षिका बनने लगी, यानी कि टीचर बनने लगी, चिकित्सक बनने लगी, यानी कि डॉक्टर बनने लगी, और लेखिकाएं बनने लगी, यानी कि जो बुक वगैरह लिखते हैं वो बनने लगी थी। अब देखिए, पूना की ताराबाई शिंदे ने, ये भी याद रखना कि ये कहाँ की थी। ठीक है, ये चीज भी पूछ ली जाती है। पूना की ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलनात्मक एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का क्या नाम था? पुस्तक का नाम सीटेट में पूछा गया था, जिस साल मैंने सीटेट क्लियर किया था। ठीक है, उस साल ये पूछा गया था क्वेश्चन कि ताराबाई की स्त्री पुरुष तुलनात्मक पुस्तक किस लेखिका ने लिखी थी? तो उसका नाम था ताराबाई शिंदे ने प्रकाशित की थी, एक पुस्तक प्रकाशित की संस्कृत। अब देखिए, दूसरी थी कि जिन्होंने संस्कृत
कि महान पंडिता थी। ये कभी स्कूल कॉलेज नहीं गई थी, लेकिन घर पे रहकर ही इनके पिता ने इनकी पढ़ाई करवाई थी। तो इनका नाम था पंडिता रमाबाई। क्या नाम था? पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने क्या किया? हिंदू महिलाओं की दुर्दशा, केवल हिंदू महिलाओं की दुर्दशाओं पर एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। तथा इन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम खुलवाया था या विधवा गृह खुलवाया था। यानी कि उस समय विधवाओं, अब जैसे कानून वगैरह तो बन गए कि विधवाओं से शादी कर सकते हैं, विधवा अपना विवाह कर सकती है, लेकिन कुछ लोग क्या है, पुरानी परंपराओं से घिरे हुए थे, तो वो लोग शादी नहीं करते थे। अब कोई लड़की विधवा हो गई है, उसका रिश्ता लेके जा रहे हैं किसी परिवार में, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो अशुभ हो जाएगा, हम जो विधवा है हम उनसे अपने लड़के की शादी नहीं करेंगे। तो इस तरह से कुछ लोग नहीं कर रहे थे। तो उन जो विधवा हो जाती थी, तो कुछ उनके पीहर वाले भी कई बार उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं रख रहे हैं। पीहर वाले कह रहे हैं कि अब तुम ससुराल में जाके रहो, हमारा कोई मतलब नहीं है। ससुराल वाले कह रहे हैं कि तुम, हमारा कोई मतलब नहीं है, या फिर उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ज्यादा काम करवाए जा रहे हैं, उनकी मतलब उनको इतना मान सम्मान नहीं दे रहे हैं जैसे पहले दिया करते थे। तो कई महिलाओं के साथ बहुत गलत हो रहा था। तो इसलिए जो रमाबाई थी वो आगे आई और आगे बढ़ के उन्होंने एक विधवा आश्रम खोला। उसमें विधवाओं को छोटे छोटे काम सिखाए जाते थे, जिससे वो आश्रम में रहकर अपना भरण पोषण कर सके, ठीक है। और जो महिलाओं जिनके ऊपर अत्याचार होती थी, वो उस आश्रम में वो रह सकती थी। शादीशुदा महिला भी उस आश्रम में रह सकती थी, और उस आश्रम में उनको छोटे छोटे कुछ काम सिखाए जाते थे, जिनसे उनकी आजीविका चलती थी। अब देखिए 20वीं सदी की शुरू से ही महिलाएं मत अधिकार यानी कि वोट डालने के अधिकार के लिए बोलने लगी थी। मतलब महिलाएं ये कह रही थी, सबको पता था कि भारत तो कभी ना कभी आजाद होगा ही, ये तो बात निश्चित थी कि भारत कभी ना कभी आजाद होगा ही। तो कुछ महिलाएं जो आंदोलनों में भाग ले रही थी, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थी कुछ महिलाएं, वो उन्होंने ये बात कही कि भाई हमें भी क्या है, बराबर का अधिकार चाहिए, ठीक है। जैसे फ्रांस में महिलाओं ने अपने अधिकार की बात कही थी कि उन्होंने बोला था कि हमें पुरुष के बराबर अधिकार मिलने चाहिए कि हम भी वोट डाल सकें। वहां पर वो उस तरह के कानून के लिए विद्रोह हो रहा था। तो हमारे यहाँ की महिलाएं भी थोड़े सा जागृत हो रही थी अपने अपने अधिकारों के लिए। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हमें भी मत का अधिकार होना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे आज है सुविधाएं, पहले नहीं थी। आज क्या है, फ्री में डिलीवरी होती है। आप किसी भी गांव में, शहर में, कहीं भी रह रहे हो, आप जाओगे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी भी जाति धर्म के हो, और आप अपनी डिलीवरी करवा के आ सकते हो। तो पहले क्या है, ऐसी सुविधाएं नहीं थी स्वास्थ्य की। तो महिलाएं, कई सारी महिलाएं बच्चे होने में ही मर जाती थी, ठीक है। इतने दुर्भाग्य की बात है कि पहले महिलाएं बच्चे होने में ही मर जाती थी। मतलब 10 में से कम 2-3 महिलाएं मर जाती थी बच्चे होने में, है ना। तो ये एक गलत चीज थी। तो इसलिए वो महिलाओं ने क्या किया, अपने स्वास्थ्य की बात कही कि भाई हमें कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए फ्री में, ठीक है। आजकल क्या है, अगर आप कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो पहले महीने से ही उसके चेकअप वगैरह सारे गवर्नमेंट के यहाँ फ्री में होते हैं। और उसके यहाँ तक कि आजकल गवर्नमेंट क्या है, खाना पीना भी उनको फ्री में दे रही है। कुछ राशन दे रही है, दलिया वगैरह, और कुछ मतलब कुछ पैसों की सहायता भी देती है कुछ राज्यों में कि फल फ्रूट वो खरीद सके। और उनको दवाई गोली भी फ्री में होती है, आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन की, ताकि जो बच्चे हैं वो स्वस्थ पैदा हो, ठीक है। आज जब बच्चे स्वस्थ पैदा होंगे तो वो बड़े होकर एक अच्छा मानव संसाधन बनेंगे और देश के लिए कुछ करेंगे, ठीक है। तो अपने अधिकारियों की बात कर रही थी, शिक्षा का अधिकार मांगने लगी थी। उन्होंने कहा कि भाई अब सबको ही शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और हर लड़की को पढ़ने लिखने की आजादी होनी चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और समानता की मांगों के समर्थक थे। यानी कि आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो क्या है, महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के समर्थन में थे। तो इसकी जो मैंने एक लिस्ट टाइप की बना दी है, उसकी शॉर्ट आपको इस वीडियो के लास्ट में मैं अभी डाल दूंगी, ठीक है। मेरे चेहरे के बाद वही दिखेगी आपको। और देखिए इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा, उस सेकंड पार्ट के बाद भी लास्ट में एक मैं शॉर्ट वीडियो लगा दूंगी। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट मैंने की पॉइंट रखे हैं। अगर आपको ये सारी चीज भी याद नहीं रहेगी, अगर वो भी याद रहेगा तो भी आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो लगी, प्लीज कमेंट, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियो को जरूर से लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।